चलिए, हमारा थर्ड लेसन स्टार्ट हो रहा है पॉलिटिकल अफेयर्स। ये करंट अफेयर्स नाम का जो सब्जेक्ट है उसका थर्ड लेसन है। टोटल 4 चैप्टर्स है, उसमें थर्ड लेसन अभी हमारा चालू है पॉलिटिकल अफेयर्स। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट बातें रहेंगी उसको हाईलाइट करेंगे हम लोग, जिससे कि हम हमारे शॉर्ट नोट्स बना सके। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस वीडियो? वी आर मेकिंग अ शॉर्ट नोट। जहां जहां पे जो जो चीजें काम की है उसके हम लोग शॉर्ट नोट बनाएंगे। तो करंट पॉलिटिकल सिनेरियो के बारे में हमारी चर्चा है अभी। क्या है करंट पॉलिटिकल सिनेरियो? मैंने आपको पहले भी बोला है, बार बार बोलूंगा और 50 बार इसके बाद बोलूंगा कि आप लोगों ने इकोनॉमिक्स टाइम्स न्यूज़पेपर पढ़ना चालू कर देना है, वो आपके लिए कंपलसरी है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, आप मेरे साथ साथ में बोलेंगे, आपकी आवाज़ चलेंगी, बेटर फील आपको होगा, अच्छा फील आपको होगा, बोर आपको नहीं लगेगा अगर आप मेरे साथ में बोलेंगे तो। ठीक है, तो सिर्फ सुनना नहीं है, बोलना भी है जो जो पढ़ेंगे। तो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। तो नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है उसमें बहुत सारे मंत्री लोग रहते हैं। उन मंत्रियों के समूह को बोलते हैं यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एज कंपाइल्ड ऑन February 4, 2020। तो ये जो डेटा है ये 2020 में फरवरी 4 का कंपाइल्ड डेटा है कि किस किस के पास में क्या क्या मैटर्स थे। तो जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके पास में कौन कौन से डिपार्टमेंट है, ध्यान देने वाली बात है। उनके पास में मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस है। ठीक, उनके पास में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है, देखेंगे। उनके पास में डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है। ऑल इंपॉर्टेंट पॉलिसी इश्यूज इन ऑल अदर पोर्टफोलियोज नॉट एलोकेटेड टू एनी मिनिस्टर, जो भी रहेगा वो उनके पास में रहेगा, मोदी जी के पास में रहेगा। फिर राजनाथ सिंह साहब हैं, उनके पास में मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है। अमित शाह साहब है, होम मिनिस्टर है, बड़े पॉपुलर है। नितिन जयराम गडकरी, ध्यान देना, नितिन गडकरी जी का के पिताजी का नाम जयराम है, तो कल जाके हो सकता है इस पे भी क्वेश्चन पूछ लेवे। इनके पास में बहुत सारे मंत्रालय दिए गए, बिकॉज ही इज वन ऑफ द वेरी कॉम्पिटेंट मिनिस्टर। हमारे नागपुर से है। मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है, तो बहुत सारे रोड बन रहे हैं अभी। एंड मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज है। अभी जो पैंडेमिक आया है, महामारी आई है, तो निर्मला सीतारमन जी ने घोषणाएं की है बहुत सारी। तो उन्होंने 3 लाख करोड़ रुपए का लोन जो है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को दिया है। इसको शॉर्ट में MSME भी बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद DV सदानंद गौड़ा है, मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर है। इनके पास में फर्टिलाइजर है। पहले बहुत जब चालू हुआ था, मोदी जी पहली बार आए थे चुन के 2014 में, तब ये जो थे ये रेल मंत्री भी बने थे। निर्मला सीतारमन जी है, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस है और मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है। रामविलास पासवान जी है, कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के हैं। नरेंद्र सिंह तोमर है, मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स है, मतलब एग्रीकल्चर मिनिस्टर हमारे यहाँ के कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। तो नरेंद्र सिंह तोमर साहब जो है, तो यहाँ पे ऐसा एक बना लेंगे। तो ये जो है, इनका नाम ज्यादा आता नहीं है। एग्रीकल्चरल मिनिस्टर है। ठीक है, ये हमारी जो निर्मला सीतारमन जी बोलते हैं, शी इज फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर है। अमित शाह साहब जो है होम मिनिस्टर है। नितिन जयराम गडकरी जी जो है, जो हमारे नागपुर के हैं, ये जो है भारत सरकार के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं। राजनाथ सिंह साहब जो है
डिफेंस मिनिस्टर है भारत के। रविशंकर प्रसाद साहब जो है वो लॉ मिनिस्टर है। हरसिमरत कौर है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है। एंड थावरचंद गहलोत है, ये सोशल जस्टिस एंड एम्पावर के मिनिस्टर है। तो मैंने मोटे मोटे नाम, जैसे राजनाथ सिंह है, ये डिफेंस मिनिस्टर है। अमित शाह है, ये होम मिनिस्टर है। जैसे नितिन जयराम गडकरी जी है, ये ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है। निर्मला सीतारमन जी फाइनेंस मिनिस्टर है। और नरेंद्र सिंह तोमर है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर है। और रविशंकर प्रसाद है, लॉ मिनिस्टर्स है। तो ये प्रोमिनेंट मिनिस्टर्स है। उसके अलावा सुब्रमण्यम जयशंकर जो है मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, ये एस जयशंकर के नाम से भी प्रसिद्ध है, पहले फॉरेन सेक्रेटरी थे। जय शंकर, एस जयशंकर, ये हमारे भारत सरकार में फॉरेन मिनिस्टर है। मतलब ये पहले आईएफएस ऑफिसर हुआ करते थे, बाद में ये इधर आ गए। रमेश पोखरियाल निशंक जो है, ये बहुत इनके पास में इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है, ध्यान देने वाली बात है, अभी इनका बहुत बोलबाला था। ये हमारे यहाँ के शिक्षा मंत्री है, ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर है। एजुकेशन मिनिस्टर बोल दो, एजुकेशन ऑब्लिक एचआर मिनिस्टर है ये भारत सरकार में। ठीक है, उधर जगह नहीं था तो इधर। अर्जुन मुंडा है, मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर है, आई थिंक झारखंड से है। स्मृति ईरानी है, ये टेक्सटाइल मिनिस्टर है। कौन सास भी कभी बहू थी, एक सीरियल आता था, उसमें ये थी स्मृति जुबिन ईरानी पूरा नाम है। तो ये कपड़ा मंत्री हैं हमारे यहाँ के, टेक्सटाइल मिनिस्टर है ये। हर्षवर्धन है, इनका भी हमारे यहाँ पे जो पेंडेमिक आया है, ये कोरोना वायरस, इसमें ये हेल्थ मिनिस्टर है हमारे भारत सरकार में जो है, खुद भी डॉक्टर है, ये हेल्थ मिनिस्टर है। मतलब ये डॉक्टर, वो डॉक्टरेट वाला डॉक्टर नहीं है, प्रॉपर डॉक्टर है, इनका क्लिनिक है। प्रकाश जावड़ेकर है, महाराष्ट्र के ही है, इन्वायरमेंट फॉरेस्ट और इन्वायरमेंट मिनिस्टर है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पोर्टफोलियो रहता है। तो ये हमारे भारत सरकार में इन्वायरमेंट मिनिस्टर है। आपने क्या करना है, आपने अपने बुक में लिखते चलना है। मैं जैसे बाजू बाजू में बना रहा हूँ। पीयूष गोयल है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है बाय एजुकेशन, बहुत नॉलेजेबल व्यक्ति है। ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑल्सो, इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड रेलवे मिनिस्टर है। धर्मेंद्र प्रधान है, पेट्रोलियम मिनिस्टर है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मंत्रालय है हमारे भारत सरकार का। उसके बाद मुख्तार अब्बास नकवी है, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर है। प्रहलाद जोशी है, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर, मिनिस्टर ऑफ कोल एंड मिनिस्टर ऑफ माइंस है। और महेंद्र नाथ पांडे, मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप है। अरविंद गणपत सावंत जो है, हैवी इंडस्ट्रीज इन पब्लिक इंटरप्राइजेज है। और गिरिराज सिंह, मिनिस्टर ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड फिशरीज है, बिहार से आते हैं। और गजेंद्र सिंह शेखावत है, मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति मंत्रालय के जो है वहाँ के हैं। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, तो इन्हीं ये पूरे बड़े मंत्री हो गए। अब इनके नीचे में और छोटे छोटे मंत्री होते हैं, उनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट बोलते हैं, जो मिनिस्ट्री के अंदर में पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट उनको दिए हुआ रहता है। तो संतोष कुमार गंगवार है, मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है। राव इंद्रजीत सिंह है, मिनिस्टर ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग है। श्रीपद येशो नाइक, मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी सिद्धा एंड होम्योपैथी मेडिसिन में इनका नाम बहुत है। और जितेंद्र सिंह है, मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थन ईस्टर्न रीजन है। किरण रिजिजू है, ये बहुत हुए थे, स्पोर्ट्स मिनिस्टर है भारत सरकार में किरण रिजिजू जो है, स्पोर्ट्स
मिनिस्टर है ये भारत सरकार में जो है। उसके बाद में प्रहलाद सिंह पटेल है मिनिस्टर ऑफ कल्चर। तो ये इनका भी नाम एक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पूछा जाता है ना, कल्चर मिनिस्टर कौन है हमारे भारत का, संस्कृति मिनिस्टर कौन है, कल्चर मिनिस्ट्री इनको मिली हुई है। श्री राजकुमार सिंह है मिनिस्टर ऑफ पावर है एंड मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है। श्री हरदीप सिंह पुरी मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है। और मनसुख आल मनविया करके है, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट है श्रीपद यशो नाइक, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है। जितेंद्र सिंह है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में है, ये यहाँ से आते हैं आपका जम्मू एंड कश्मीर से। मिनिस्टर ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। किरण रिजिजू मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स भी दिया है इनको। देवाश्री चौधरी है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है। राजकुमार सिंह मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप है। हरदीप सिंह पुरी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है। मनसुख आल मनविया करके मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर है। फगन सिंह कुलस्ते मिनिस्टर ऑफ स्टील है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मंत्रालय है, तो फगन सिंह का नाम याद रखेंगे। श्री अश्विन कुमार चौबे है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है। अर्जुन राम मेघवाल, इनसे हमारे इनका बहुत बड़ा रहता है कनेक्शन इंस्टीट्यूट का, अभी भी इंस्टीट्यूट के बहुत सारे प्रोग्राम में आए थे। तो पार्लियामेंट्री अफेयर इनको इंस्टीट्यूट ने इवन ऑनरेरी कंपनी सेक्रेटरीशिप का डिग्री भी दिया है। पार्लियामेंट्री अफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेज है। जनरल वी के सिंह है, ये रोड ट्रांसपोर्ट मंत्री है। पहले भारत के जो है वो जनरल मार्शल हुआ करते थे, मतलब चीफ थे, चीफ ऑफ आर्मी थे। और कृष्ण पाल है, ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में है। और कितने सारे लोगों के नाम है, बुढ़ो अब इतना बड़ा मंत्रालय है सब, है ना। दानवे राव साहेब दादा राव मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है। श्री जी किशन रेड्डी जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, ये आई थिंक सिकंदराबाद से आते हैं हैदराबाद तरफ। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर है। श्री रामदास अठावले अपने महाराष्ट्र के बड़े पॉपुलर नाम है महाराष्ट्र में, मजाकिया इनका थोड़ा सा अंदाज रहता है महाराष्ट्र में जो है, चुटकुले सुनाते हैं लोगों को ये जो है। उसके बाद में साध्वी निरंजन ज्योति मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट है। बाबुल सुप्रियो पहले ये गाना बजाते थे, अभी भी करते हैं। इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, ये बंगाल से आते हैं। फिर संजय कुमार बालियान है मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री डेयरी एंड फिशरीज है। धोटे संजय शामराव मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। उसके बाद में श्री अनुराग सिंह ठाकुर है, अभी ये बड़े पॉपुलर चेहरा है बिकॉज ये निर्मला सीतारमन जी के साथ में जो आत्मनिर्भर भारत का जो पैकेट डिक्लेयर हो रहा है उसमें ये आते हैं। श्री अंगदी सूरश मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में है। और नित्यानंद राय है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है। रतन लाल कटारिया मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एंड मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है। श्री मुरलीधरन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स है। रेणुका सिंह सौरते मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है। सोम प्रकाश मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है। श्री रामेश्वर तेली मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है। श्री प्रताप चंद्र सारंगी, ये बहुत ग्राउंड टू अर्थ वाले पर्सन है, इनको ओडिशा से है जहाँ तक कि इनको अभी बनाया था तो बहुत तालियां बजी थी जब बनाया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री डेयरी एंड फिशरीज है। इन कैलाश चौधरी है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर है। तो इतनी सारी अलग अलग हमारे यहाँ पे मिनिस्ट्रीज है और उसमें ये सब बनाया हुआ है। और कौन कौन है, अपॉइंटमेंट्स ऑफ न्यू गवर्नर्स है, कहाँ कहाँ के कौन कौन गवर्नर्स बने हैं और किस तरह से उनका अपॉइंटमेंट किया गया है ये देख लेते हैं एक बार। यूनियन गवर्नमेंट अपॉइंटेड 5 न्यू गवर्नर्स, तो 5 गवर्नर्स को अपॉइंट किया गया है, 5 न्यू गवर्नर्स
सितंबर 1, 2019 को नेम ऑफ द गवर्नर स्टेट तमिलिसिया सुंदरजन तेलंगाना के गवर्नर बने हैं। कलराज मिश्र राजस्थान के बने हैं। आप अगर देखेंगे बंडारू दत्तात्रेय हिमाचल प्रदेश के बने हैं। आरिफ मोहम्मद खान केरला के बने हैं और भगत सिंह कोश्यारी जो है महाराष्ट्र के गवर्नर है। तो हम लोग महाराष्ट्र के हैं तो हमको हमारे महाराष्ट्र के कम से कम गवर्नर का नाम तो मालूम हो ना कि भगत सिंह कोश्यारी साहब है। Himachal Pradesh Governor Kalraj Mishra was transferred to Rajasthan and former Union Minister Bandaru Dattatreya was appointed in his place as the Governor of Himachal Pradesh. Kalraj Mishra will be replacing Kalyan Singh in Rajasthan. अब ये हुआ है सब जो है इसको एक बार हाईलाइट कर ले वे क्या कि हिमाचल प्रदेश के जो गवर्नर थे कलराज मिश्र उनको राजस्थान लेके गए और फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर बंडारू दत्तात्रेय को उनकी जगह पे गवर्नर हिमाचल प्रदेश का बनाया। कलराज मिश्रा विल बी रिप्लेसिंग कल्याण सिंह इन राजस्थान, तो उनको राजस्थान में कल्याण सिंह जो पहले गवर्नर थे उनकी जगह पे जगह मिली है। फॉर्मर सिविल एविएशन मिनिस्टर आरिफ मोहम्मद वॉज अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ केरला। खान replaces the former CJI. CJI means Chief Justice of India. P. Sathashivam, whose 5-year term came to end. Senior BJP leader Bhagat Singh Koshiyari was appointed as new governor of Maharashtra. Koshiyari would be succeeding Vidya Sagar Rao, whose 5-year term came to end recently. तो ये अलग अलग चीज़ें हैं। कमिटीज़ है, कितनी कमिटीज़ हमारे भारत में बनाई जाती हैं वो देखिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमिटीज़ टू रिव्यू द डिफेंस प्रोक्योरमेंट सिस्टम, मतलब जो डिफेंस है उसमें जो चीज़ें खरीदी जाती है उसको रिव्यू करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाई गई है, एक कमिटी बनाई गई है। कमिटी रिपोर्ट ऑन CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोला जाता है CSR को। क्या बोला जाता है, मुंह से बोलेंगे CSR मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर उसके बाद में हाई पावर्ड कमिटी बनाई गई थी ऑफ चीफ मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया एग्रीकल्चर। तो इंडिया का जो एग्रीकल्चरल है उसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे। एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 3 मेंबर कमिटी टू लुक इनटू द एसेट लाइबिलिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और जम्मू एंड कश्मीर की एसेट लाइबिलिटी को किस तरह से देखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमिटी टू रिव्यू द डिफेंस प्रोक्योरमेंट सिस्टम, जो भी काम की बातें रहेंगी उसको हाईलाइट करूंगा। तो डिफेंस मिनिस्ट्री हैज अप्रूव्ड द सेटिंग अप of a committee to review the defense procurement procedure DPP. The committee has been formed under the chairmanship of Director General Acquisition. इनका अंडरलाइन कर देते हैं। तो जो चेयरमैनशिप है उनको मिली थी डायरेक्टर जनरल ऑफ एक्विजिशन को। The aim of this committee to speed up the procurement and incorporate suitable changes in order to strengthen the Center's Make in India initiative. It will review the Defense Procurement Procedure 2016 and Defense Procurement Manual 2009. तो अलग अलग 2 बातें हैं। तो ये क्या करेंगे, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को स्ट्रेंथन करने के लिए बनाया गया है और डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर 2016 और ये रिव्यू करेंगे, है ना। और डिफेंस प्रोक्योरमेंट मैनुअल 2009 को जो है ये भी देखेंगे। कमिटी रिपोर्ट ऑन CSR, है ना। अब CSR जो है तो कमिटी चेयर्ड, तो CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मिस्टर इंजेटी श्रीनिवासन, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर की अध्यक्षता में बनी थी। सबमिटेड इट रिकमेंडेशन टू ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स corporate social responsibility. The main recommendation include making CSR expenditure deductible. तो उन्होंने बोला है कि जो CSR का खर्चा रहेगा उसको टैक्स डिडक्टिबल बनाएं। प्रोविजन फॉर कैरी फॉरवर्ड ऑफ अनस्पेंड बैलेंस
फॉर ए पीरियड ऑफ 3 to 5 years। मतलब अगर कोई कंपनी CSR का 2% किसी साल में खर्चा नहीं कर पाती है तो उसको 2-3 साल तक के कैरी करे। अलाइनिंग शेड्यूल 7 with the SDG by adopting a SDG plus framework which would additionally include sports promotion, senior citizen welfare, welfare of differently abled person, disaster management and heritage protection। मतलब जो CSR का पैसा है, इन्होंने बोला है कि हम एक काम करें कि इसको जो है स्पोर्ट्स प्रमोशन में भी यूज करें, जो है वेलफेयर सीनियर सिटीजन वेलफेयर में भी यूज करें, डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स के लिए भी यूज करें, और डिजास्टर मैनेजमेंट एंड हेरिटेज प्रोटेक्शन। तो भाई लाल किले का प्रोटेक्शन करना, और कोई कंपनी बोलती है कि भाई मैं 2 करोड़ रुपए देने को तैयार हूँ, ठीक है भाई आ जाओ। बैलेंसिंग लोकल एरियाज प्रेफरेंसेस विथ नेशनल प्रायोरिटीज। कोई लोकल एरिया में पानी की कमी है, तालाब की कमी है, सैनिटेशन करवाना है, तो वहाँ के लिए भी खर्चा किए तो उसको भी CSR में मानेंगे। इंक्लूडिंग द इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडीज फॉर द CSR ऑब्लिगेशन ऑफ 5 करोड़ और मोर एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एजेंसीज ऑन MCA पोर्टल। और उन्होंने ये भी बोला कि CSR को इम्प्लीमेंट करने की जो एजेंसीज है उनका भी MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स बोलते हैं इसको, MCA। व्हाट इज MCA पोर्टल? तो MCA जो पोर्टल है उसका पूरा ये इधर में लिख लेते हैं, MCA.gov.in। इसको हम लोग बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है। द अदर रिकमेंडेशन इंक्लूड डेवलपिंग अ CSR एक्सचेंज पोर्टल टू कनेक्ट कंट्रीब्यूटर्स, बेनिफिशियरीज एंड एजेंसीज। मतलब एक पोर्टल ऐसा बना देवे जहाँ पे जितनी CSR कंपनीज है जो 2% खर्चा करने की लाइबिलिटी में आती है उनको एक साथ ला देवे। अब कोई प्रोजेक्ट है, समझ लो वो 5 करोड़ का है, अब उसमें 2-3-4 लोग मिलके करना चाहे तो कर देवे भाई, बहुत अच्छी बात है। अलाइंग CSR इन सोशल बेनिफिट बॉन्ड, promoting social impact companies and third party assessment of major CSR project। High powered committee of chief minister constituted for transformation of Indian agriculture। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो चीफ मिनिस्टर्स की कमेटी है, ठीक, ये किसके लिए बनी थी? तो आपने बोलना है ट्रांसफॉर्मेशन फॉर इंडियन एग्रीकल्चर के लिए। Government constituted a high-powered committee of chief minister for transformation of agriculture and raising the farmers' income। The 9-member committee, कितने members की committee थी? 9 members की committee थी, chaired by महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस। तो देवेंद्र फडणवीस साहब ने इसको चेयर किया था। will suggest मेजर टू बूस्ट द एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट। मतलब एग्रीकल्चरल का एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगा। रेज द ग्रोथ इन फूड प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग को कैसे बढ़ाएंगे। अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट इन मॉडर्न मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर, वैल्यू चेन एंड लॉजिस्टिक्स। तो इसके ऊपर में भी जो है इनको काम करने को बोला था। तो ये किस किस बारे में काम करने के लिए थी? एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, रेज द ग्रोथ इन फूड प्रोसेसिंग जो है, attract investment in modern market infrastructure, value chain and logistics, ठीक। The committee will suggest modalities for adoption and time-bound implementation of agricultural sector reforms and will submit its report within 2 months। तो 2 महीने के अंदर में इनको रिपोर्ट अपनी सबमिट करनी थी, और इन्होंने मॉडलिटीज भी समझाई गई थी कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे ऑफ द डेट ऑफ द नोटिफिकेशन। Constitution of 3-member committee to look into the asset liability of Jammu and Kashmir। तो कितने मेंबर्स की कमेटी थी? 3 मेंबर्स की कमेटी थी, ये जो कमेटी बनाई गई थी, है ना। A 3-member panel has been formed by the Union government to oversee the implementation of bifurcation of Jammu and Kashmir into 2 urban territories। The 3-member advisory committee will be headed by former Defense Secretary Sanjay Mitra and its members include the retired IAS officer Arun Goyal and retired Indian Civil Account Service officer गिरिराज प्रसाद। तो मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, एडवाइजरी कमेटी हेड कौन कर रहे थे?
संजय मित्रा कर रहे थे और रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर अरुण गोयल कर रहे थे, ठीक। और इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस ऑफिसर जो थे गिरिराज प्रसाद, वो भी थे इसमें। The committee will have to oversee the distribution of asset and liability between the union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh. The union territory status will come into effect. ये भी ध्यान देना है, the union territory status जो है जम्मू कश्मीर लद्दाख वगैरह का अक्टूबर 31 को आया है, ठीक। 11th बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट, तो नड्डा साहब को बनाया गया था, जगत प्रसाद नड्डा नाम है इनका पूरा, जेपी नड्डा बोलते हैं इनको फेमसली, है ना। तो लिख दो क्या, जेपी नड्डा, जेपी नड्डा, ठीक है। तो 11th नेशनल प्रेसिडेंट थे ये भारतीय जनता पार्टी के, ठीक, ऑफ द भारतीय जनता पार्टी ऑन जनवरी 2020, 20 जनवरी 2020 को he was elected unopposed to the position. Mr. Nadda had emerged as the only candidate for the top post following a nomination process at the party's headquarters in New Delhi. He would be succeeding Amit Shah, who had helmed the party to 5.5 years. मतलब अमित शाह के बाद में जो है succeeding अमित शाह, हाईलाइट कर देता ना, ठीक है। तो करीबन अमित शाह जो है वो 5.5 साल तक के रहे थे उस पोस्ट पे। नड्डा had been appointed as BJP working president in June 2019 after Amit Shah was sworn into the Union Cabinet as the Minister of Home Affairs. Under the Amit Shah reign as the president, the party had swept the 2019 Lok Sabha election with the massive majority. Michael डेब्राटा पाट्रा है बिकम द डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई। बड़ा नाम थोड़ा सा वैसा रहता है इन लोगों का, माइकल है कि मिशेल है ना, तो माइकल है, माइकल डेब्राटा पट्रा नहीं, as the deputy governor of RBI, the appointment committee of cabinet has approved his name for 3-year tenure. तो इनको जो है पाट्रा साहब को 3 साल के लिए बनाया गया था। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। तो पात्रा हैज रिप्लेस द विरल आचार्य, रिप्लेस किया है विरल आचार्य को, who resigned in the post in July 2019. Earlier, Michael Debatra was working as an executive director at RBI. He was overseeing the 4 departments: Department of Statistics and Information Management, Monetary Policy, Department of Economic and Policy Research. ये उनके गवर्नर बनने के डेप्यूटी गवर्नर बनने के पहले के हैं। इंडियन एडवोकेट हरीश साल्वे अपॉइंटेड एज क्वींस काउंसिल। तो इंडियन एडवोकेट हरीश साल्वे हैज बीन अपॉइंटेड एज द क्वींस काउंसिल फॉर द कोर्ट्स ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स। द टाइटल ऑफ द क्वींस काउंसिल इज कंफर्ड अपॉन दोज who have demonstrated particular skill and expertise in the field of legal field, expertise in the legal field। तो लीगल फील्ड में जिन्होंने बहुत अच्छी अपनी बनाई है पहचान, उन लोगों को डेमोन्स्ट्रेट किया है ना। तो द टाइटल of the Queen's Council is conferred upon demonstrated particular skill and expertise in the legal field। ठीक है ये बात। हरीश साल्वे appointed was announced when the UK's Ministry of Justice released the new list of silk appointment on January 13, 2020. The renowned lawyer will be formally appointed to the position on March 16, 2019. Appointment of 4 new Supreme Court judges। तो नए 4 जजेस को अपॉइंट किया गया था। अपॉइंटमेंट ऑफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट हुआ है। एंड द नेक्स्ट कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गाबा। अपॉइंटमेंट ऑफ 4 सुप्रीम कोर्ट जजेस है। तो सुप्रीम कोर्ट जजेस है, अब किन किन को अपॉइंट किया गया और कब अपॉइंट किया गया वो इंपॉर्टेंट है। The Supreme Court appointed 4 new judges, increasing the total strength
34। अब सुप्रीम कोर्ट में कितने जज हो गए हैं? पहले 31 थे, अब 34 हो गए हैं। As sanctioned under the amended law, the 4 new judges who took oath as Chief Justice V.R. रामासुब्रमण्यम, तो V.R. रामासुब्रमण्यम हमारे जो साउथ के भाई बहन रहते, बड़े वो रहते ये ऑफ हिमाचल, अभी साउथ के नहीं है, ये हिमाचल के हैं। चीफ जस्टिस ऑफ कृष्ण मुरारी, ये भी उधर की, नाम तो वही है ना, कृष्ण मुरारी, पंजाब के है ये, वहाँ पे थे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में। और राजस्थान चीफ जस्टिस है S.A. रविंद्र भात करके जो है, उनको अपॉइंट किया गया था। और केरला चीफ जस्टिस ऋषिकेश रॉय को अपॉइंट किया गया था। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैड ऑन 18 सितंबर, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 18 सितंबर को क्लियर द सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम रिकमेंडेड नेम्स ऑफ द जजेस फॉर द अपॉइंटमेंट। Post the enactment of the Supreme Court Bill of 2019 into law, the judicial strength of the apex court has increased to 34. So the judicial strength of the apex court increased to 34. Appointment of principal secretary to the Prime Minister. So principal secretary Dr. P.K. Mishra, who was serving as the additional principal secretary to the Prime Minister, has been appointed as principal secretary. तो ये पहले additional principal secretary थे, principal secretary to the Prime Minister. Okay. The fresh appointment was necessitated after the Nripendra Mishra, ये पहले के होंगे इनके, Modi's principal secretary since the beginning of his previous term stepped down recently. तो वो छोड़ के चले गए, मतलब उन्होंने स्टेप डाउन कर लिया। In another top appointment in the PMO, former cabinet secretary P.K. Sinha, who was appointed as the special duty OSD in the PMO, has now been appointed as principal advisor to the PM from September 11, 2019. तो ये अपॉइंटेड एज प्रिंसिपल एडवाइजर, ठीक, कौन है ये? ठीक है, राजीव गाबा अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट कैबिनेट सेक्रेटरी। Mr. Rajiv Gaba has been appointed as new cabinet secretary for the tenure of 2 years, तो 2 साल के लिए। Before joining as a cabinet secretary, Mr. Gaba was the secretary Home Affairs. His appointment as the cabinet secretary was approved by the appointment committee of cabinet. तो ये ACC करके बोला जाता है, appointment committee of cabinet बनाया गया है, ठीक है। राजीव गाबा, बहुत बड़ा पोस्ट होता है, न्यू कैबिनेट सेक्रेटरी। गाबा इज अ 1982 बैच IAS ऑफिसर, तो 1982 के IAS ऑफिसर है, ऑफ झारखंड कैडर, झारखंड से थे, ठीक। He initially joined the officer on special duty in the cabinet secretariat. He will now replace the incumbent P.K. Sinha, who is a 1977 batch IAS officer of Uttar Pradesh cadre. Mr. Gaba is the 32nd cabinet secretary of India. तो ये इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं, 32nd कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया है मिस्टर गाबा। अरविंद कृष्णा न्यू CEO ऑफ IBM, तो इंडियन ओरिजिन अरविंद कृष्णा has been appointed as new Chief Executive Officer of the International Business Machine. IBM का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अब आपसे हो सकता है बाकी ना पूछे, IBM का फुल फॉर्म ही पूछ ले हुए, तो वो याद होना। Replacing the Virginia Guinea Rometty, he will take over the responsibilities of CEO from April. Take over responsibilities from, जमा ये। Arvind Krishna currently leads IBM business unit that help the organization in the cloud, and the data platform. It is a platform where the company client build the future. Arvind Krishna will be responsible
फॉर द IBM सिक्योरिटी, IBM रिसर्च विंग। देखो बहुत सारी चीजों के लिए अरविंद कृष्णन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द IBM सिक्योरिटी, IBM रिसर्च विंग, कॉग्निटिव एप्लीकेशन इन द IBM क्लाउड। तो इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो इन्होंने अरविंद कृष्णा के ऊपर में सौंपी हुई है। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट बढ़ेंगे। तो अरविंद कृष्णा न्यू CEO ऑफ IBM, ऐसा बोला गया है। अरविंद कृष्णा इज द न्यू CEO ऑफ IBM। IBM का मतलब इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। उन्होंने जो अप्रैल 6 को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, वो जो है IBM में IBM सिक्योरिटी, IBM रिसर्च विंग, इधर में लिखे हुआ है देख लो। हाँ, ये रेड कलर का मार्क आता है। कॉग्निटिव एप्लीकेशन IBM क्लाउड के लिए रहेंगे भाई वहां पे। उसके बाद में गवर्नमेंट इनिशिएटिव ऑब्लिक स्कीम है। तो गवर्नमेंट ने क्या क्या नई नई चीजें चालू की है। अनाउंसमेंट ऑन द गवर्नमेंट इनिशिएटिव स्कीम इन द यूनियन बजट जो है उसको देखते हैं। तो नेशनल पॉलिसी ऑन ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स, तो ले डाउन अ रोड मैप टूवर्ड द मॉडर्नाइज्ड डेटा कलेक्शन। तो ले डाउन द कलेक्शन इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन पोर्टल एंड टाइमली डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब इन्होंने एक नई पॉलिसी लाई है ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स के ऊपर में, जो सांख्यिकी है उसके ऊपर में, जो डेटा कलेक्ट होता है कि कितने लोग हैं भारत में, कितनी औरतें हैं, कितने आदमी हैं, कितने बच्चे हैं, कौन कितना कमाता है, ये होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है, इसका पूरा डेटा कलेक्ट होता है। तो ये डेटा को दिस पॉलिसी अनेबल्स, दिस पॉलिसी तो हम लोग बोलेंगे policy to enable the private sector to build the data center parks throughout the country, enable firm to skillfully incorporate data in every step of their value chains. National policy on official statistics aim to use the latest technology to enable the real-time monitoring of increasingly complex economy. नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसीज है। तो लॉजिस्टिक पॉलिसी मतलब सामान के आवागमन के लिए जो पॉलिसी है वो भी बनाई गई है, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी का नाम दिया गया है। तो ट्रांसपोर्ट बोल दो, ट्रांसपोर्ट इसको बोल देते हैं ट्रांसपोर्ट। ठीक, तो ये पॉलिसी है to create a single window e-logistic market and will focus on generation of employment skill and making MSME micro small and medium enterprises competitive। मतलब इन्होंने सिंगल विंडो ई लॉजिस्टिक पॉलिसी बनाने की बात की है। हाँ, जिसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, स्किल्स मिले, लोगों को कुछ आना चाहिए। अभी ऐसा बोला जाता है ना कि बहुत सारे जो लोग पढ़ जाते हैं उनको कुछ आता ही नहीं है, पढ़े लिखे लोगों को, क्वालिफाइड लोगों को, तो भाई MBA को कुछ नहीं आता है, ऐसा बोलते हैं ना लोग भाई। हाँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ, लोग बोलते हैं। हाँ, तो बोलते हैं ना लोग भाई। तो ऐसे सिचुएशन में हम उनको स्किल्स बनाना चाहते हैं, पढ़े लिखे रहे, अच्छा कुछ आवे। ए नेशनल लॉजिस्टिक policy will be released soon and it will clarify the rules of union government, state government and key regulator. It will create a single window e-logistic market and focus on generation of employment skill and making MSME competitive. New education policy will ला रहे हैं। Our education system needs a greater inflow of finance to attract talented teachers, innovative and build better labs. Therefore, the steps would be taken to enable the sourcing external commercial borrowing and foreign direct investment so as to enable the high quality education। अब बाहर से पैसा आएगा, लंबा पैसा आएगा, तो जो पढ़े लिखे टीचर्स हैं, जो बहुत क्वालिटी लोग हैं, वो लोग जो है वो लोगों को आप एम्प्लॉय कर सकोगे, वो लोगों को आप बोल सकोगे कि चलो आप आके हमारे साथ पार्टिसिपेट करो। तो इसके लिए ECB को परमिट किया गया है। इन्होंने किसको परमिट किया है? एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग को परमिट किया है भाई इसमें। हाँ, उसके बाद में नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी जो है, अभी आपने सुना होगा बहुत बार, वो प्रधानमंत्री कौशल योजना करके चली थी, है ना। तो वैसे ही एक नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी टू गिव द स्पेशल थ्रस्ट टू द इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस्ड स्किल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज।
मतलब एक स्किल डेवलपमेंट एजेंसी बनाई गई जो कि ये बताएंगी कि कहाँ पे क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होना। विवाद से विश्वास स्कीम एक आई थी। अंडर द प्रपोज्ड विवाद से विश्वास स्कीम मतलब फ्रॉम डिस्प्यूट टू रिजोल्यूशन, ठीक, इज टैक्स पेयर वुड रिक्वायर टू पे ओनली, तो जो टैक्स पेयर थे उनको सिर्फ पे, रिक्वायर्ड टू पे, जहां पे भी झगड़ा चालू है रिक्वायर्ड टू पे ओनली द अमाउंट ऑफ द डिस्प्यूट ऑफ टैक्सेस, तो डिस्प्यूट का अमाउंट, एंड विल कंप्लीट द वेवर ऑफ इंटरेस्ट, और जो इंटरेस्ट का वेवर है उसको कंप्लीट करने को बोला है। एंड पेनल्टी मतलब पेनल्टी और इंटरेस्ट नहीं लगने वाला है, जितना अमाउंट डिस्प्यूटेड है उतना पे कर दो, प्रोवाइडेड ही पेज बाय 31 मार्च 2020। तो उन्होंने बोला है कि इसको 31 मार्च 2020 तक के पे कर देना। अब इसको भी जो निर्मला सीतारमन जी इस स्कीम को एक्सटेंड किया है, और अभी इसको बोला इन्होंने 30 जून को, मगर अभी ये स्कीम मेरे ख्याल से एक्सटेंड हो गई है, एक्सटेंडेड अप टू 31, मतलब आप तो अभी इसको 30 जून ही मानो। उसके बाद ये न्यू स्कीम निर्विक, क्या है नाम, निर्विक, टू अचीव द हायर एक्सपोर्ट क्रेडिट डिसबर्समेंट, achieve higher export credit disbursement, ठीक, has been announced during the Union Budget 2020, which provide for higher insurance coverage, reduction in premium for small exporters, and simplified procedure for claim settlement. This scheme is expected to support the export of around 30 लाख करोड़, मतलब ये जो स्कीम है 30 लाख करोड़ तक का by the end of 5th year, ठीक। This scheme enables digitally refund to exporter duties and taxes levied at the central, state and local levels, such as electricity duty and VAT on fuel used for transportation, which are not getting exempted or refund under any other existing scheme। तो इसको भी अंडरलाइन कर देता हूँ। This scheme enable digitally refund to exporter duties and taxes लेविड बाय द, मतलब जो एक्सपोर्टर्स को जो ड्यूटीज और टैक्सेस जो है गवर्नमेंट ने लगाई है, लोकल या स्टेट गवर्नमेंट ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने, सच एज इलेक्ट्रिकल ड्यूटी, वैट वगैरह, वो वापस करने का प्रावधान है इसमें जो है, ठीक। क्या नाम है इस स्कीम का, निर्विक, ठीक है। ये किसके लिए है, अचीव हायर, ये अचीव है हायर क्रेडिट डिसबर्समेंट, तो ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट हो गए उसके लिए है। नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन की स्थापना की गई है। तो इस प्रपोज टू बी सेटअप फॉर 4-year इम्प्लीमेंटेशन पीरियड फ्रॉम 2021, तो ये जो पॉलिसी है 2021 टू 23-24 तक के है, एट एन एस्टिमेटेड आउटले ऑफ 1480 करोड़ रुपए लगने वाले हैं इस पे जो है, टू पोजीशन इंडिया एज अ ग्लोबल लीडर इन टेक्निकल टेक्सटाइल। तो टेक्सटाइल के मार्केट में ये एक बड़ी बन के उभरे, उसके लिए आया है। विलेज स्टोरेज स्कीम करके है, टू रन बाय द SHG टू प्रोवाइड फार्मर्स ए गुड होल्डिंग कैपेसिटी एंड रिड्यूस देयर लॉजिस्टिक कॉस्ट। तो ये विलेज स्टोरेज स्कीम जो है ये लॉजिस्टिक का काम, मतलब आपके ही खेत में हम वो बना देते हैं भाई ये गोडाउन, और वहां पे आप अपना माल रख लो। वुमेन SHG स्मॉल हेल्प ग्रुप बोलते हैं, SHG का मतलब होता है स्मॉल हेल्प ग्रुप बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, स्मॉल हेल्प ग्रुप बोला जाता है, टू पोजीशन देयर धान्य लक्ष्मी। तो इसमें जो है उनकी जो धान्य लक्ष्मी है उसको स्टोर करने के लिए बोला गया है इन्होंने जो है। देखिए गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है उम्मीद, टू टैकल द इनहेरिटेड जेनेटिक डिसीज। तो जो उम्मीद नाम का एक प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, इसमें जो है, हाँ, किसके लिए लॉन्च किया है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि भाई गवर्नमेंट ने कौन से प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं इनहेरिटेड जेनेटिक डिसीजेस के लिए, ठीक। अब इसमें कौन कौन सी बातें हैं, गवर्नमेंट लॉन्च उम्मीद टू टैकल द इनहेरिटेड जेनेटिक डिसीज, ठीक। और उसमें है किसान मानधन योजना, वो भी है प्रधानमंत्री लघु व्यापार मानधन योजना, ये अलग है उससे जो है। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, अनाउंसमेंट ऑफ जल जीवन मिशन एंड नीट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लर्निंग स्कीम्स जो है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी
अर्थ साइंस एंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर हर्षवर्धन। तो आपने जो है याद रखना है, यूनियन मिनिस्टर है ये हर्षवर्धन साहेब जो है, किसके मिनिस्टर है? हेल्थ एंड फैमिली अफेयर्स के बेसिकली है ये, वैसे तो बाकी के भी है मगर ये बेसिकली हमारे यहाँ के जो Pradhan Harshvardhan has launched the unique method of management and treatment of inherited disorder उम्मीद। तो उम्मीद का फुल नेम क्या है? तो उम्मीद का फुल नेम जो है यूनिक मेथड्स ऑफ मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स करके है इनिशिएटिव। ही ऑल्सो इनॉक्यूरेटेड द नेशनल इनहेरिटेड डिसीज एडमिनिस्ट्रेशन निदान। तो इन्होंने नेशनल इनहेरिटेड डिसीज एडमिनिस्ट्रेशन निदान करके भी एक प्रोजेक्ट चालू किया है। इट इज सपोर्टेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उम्मीद एम टू टैकल द इनहेरिटेड जेनेटिक डिसीज ऑफ न्यूबॉर्न बेबीज। मतलब उम्मीद को ये सोच के लॉन्च किया था कि जो नए बच्चे जन्म लेते हैं तो उनको जो जन्म से तकलीफ होती है उसको अपन ने क्योर करने का है। द इनिशिएटिव विल इंश्योर प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ चिल्ड्रन एंड क्रिएट अवेयरनेस अमॉन्ग द मासेस। तो जो मासेस है, लोगों के बीच में जो ये डिजीज फैली हुई है इसको ठीक करना है। उम्मीद इनिशिएटिव एम्स टू वर्क toward the achieving wellness by promoting and prevention of genetic diseases under the National Health Policy 2017। तो आपसे कल जाके ये भी पूछ सकते हैं कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी कब की बनाई हुई है? तो भाई ये 2017 की बनाई हुई है। फिर एक अलग मिशन आता है किसान मानधन योजना करके आता है। तो किसान मानधन योजना जो है वो क्या है? तो इसमें जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी has launched किसान मानधन योजना on 12 सितंबर। तो यहाँ पे अंडरलाइन कर देते हैं लॉन्च वर्ड को, और यहाँ पे 12 सितंबर जो है देखिए हाईलाइटेड हो रहा है पोर्शन जो है उधर में, एट रांची झारखंड। कहाँ पे लॉन्च किया था किसान मानधन योजना को? झारखंड रांची में। द स्कीम will secure the lives of 5 crore small and marginal farmers by providing a minimum pension of 3000 per month। तो इसमें किसान मानधन योजना में कितने रुपए मिलेंगे? 3000 ऑन अटेनिंग 60 ईयर्स ऑफ द एज। तो अगर किसी किसान ने 60 साल की जो है आयु अटेन कर ली है तो उसको 3000 रुपए प्रति महीने की पेंशन दी जाएंगी। ये स्कीम नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री ने लॉन्च की थी, किसान मानधन योजना स्कीम का नाम था। 12 सितंबर को लॉन्च हुई थी रांची झारखंड में। और इसमें 5 करोड़ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को मदद करने की बात सोची गई थी। द स्कीम हैज आउटले ऑफ 10,774 करोड़ फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स। मतलब उन्होंने बोला है कि इस स्कीम में 10,774 करोड़ रुपए लगेंगे आने वाले 3 साल के दौरान जो है। द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर हु आर करेंटली बिटवीन द एज ऑफ 18 to 40 कैन अप्लाई फॉर द स्कीम। और जो छोटे फार्मर्स है जो 18 से 40 साल के हैं वो उसमें अप्लाई कर सकते हैं, बट उनको 60 साल की एज में मिलना चालू होगा। प्रधानमंत्री लघु व्यापार मानधन योजना जो है, अब जैसे वो किसान मानधन थी, ये आपके लघु व्यापार वालों के लिए जो छोटा धंधा करते हैं उनके लिए है, लघु व्यापार वालों के लिए है। इसमें भी आप देखो 18 से 40 साल की एज की एंट्री बोली गई है ना। और इसमें जो है देखते पूरा वापस से देखेंगे। द स्कीम केम इनटू फोर्स ऑन, कब आई थी स्कीम? 22 जुलाई 2019 को आई थी। द प्रोविजन ऑफ दिस स्कीम शैल अप्लाई टू लघु व्यापारीज हु आर सेल्फ एम्प्लॉयड एंड वर्किंग एज अ शॉप ओनर। तो किन पे अप्लाई हो रहे हैं? लघु व्यापारियों पे अप्लाई हो रहे हैं जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड है ना, और वर्किंग एज अ शॉप ओनर है, या रिटेल ट्रेडर है, या राइस मिल ओनर्स पे भी अप्लाई हो रहा है, एंड ऑयल मिल ओनर्स पे भी अप्लाई हो रहा है, और बहुत सारी चीजें कर देते हैं इसको भी हाईलाइट जो है।
कौन कौन है? वर्कशॉप ओनर्स है, कमीशन एजेंट है, ब्रोकर्स ऑफ रियल एस्टेट है, ओनर्स ऑफ स्मॉल होटल्स है, रेस्टोरेंट है एंड अदर लघु व्यापारीज है, और बाकी के लोगों पे अप्लाई हो रही है ये स्कीम जो है। ऑल शॉपकीपर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन एज वेल एज द रिटेल ट्रेडर विद जीएसटी टर्नओवर किन पे? बेलो 1.5 करोड़, मतलब जिन लोगों का जीएसटी का टर्नओवर जो है, मतलब जीएसटी में टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से नीचे दिख रहा है, और जो 18 से 40 वर्ष की आयु के लोग हैं, और जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, जो शॉप ओनर है, जो रिटेल ट्रेडर है, राइस मिल ओनर है, ऑयल मिल ओनर्स है, कमीशन एजेंट है, वर्कशॉप ओनर है, ब्रोकर ऑफ रियल एस्टेट है, ओनर्स ऑफ स्मॉल होटल्स है, रेस्टोरेंट है, अदर लोग व्यापारी जो है वो इस स्कीम का फायदा ले सकते हैं। ठीक, वो इनरोल कर सकते हैं। द गवर्नमेंट हैज मार्क 750 करोड़ फॉर द स्कीम इन यूनियन बजट 2019-20। तो इसमें 2019-20 में 750 करोड़ का प्रावधान था गवर्नमेंट का। इंटरेस्टेड पर्सन कैन इनरोल देमसेल्फ थ्रू over 3.25 million lakh common service center spread across the country। तो जो कॉमन सर्विस सेंटर्स बनाए हैं, CSC बोलते हैं इसको, वहां पे चले जाओ, वहां पे इनरोल कर लो। तो गवर्नमेंट विल मेक अ मैचिंग कंट्रीब्यूशन इन द सब्सक्राइबर अकाउंट। तो आप जितना पैसा डालोगे उतना ही गवर्नमेंट भी पैसा इसमें डालेंगे। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया जो है, तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री अंडर इट नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी NMEICT हैज लॉन्च, क्या नाम है इसका पूरा? नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है, ये इसका पूरा नाम है, हैज लॉन्च द नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी फॉर इंडिया प्रोजेक्ट टू डेवलप ए फ्रेमवर्क ऑफ वर्चुअल रिपोजिटरी of learning resources with a single window search facility. As of now, there are more than 3 crore digital resources available through the National Digital Library. The content cover almost all major domains of education and all major levels of learners. More than 50 lakh students have registered themselves in National Digital Library with around 20 lakh active user। तो 20 लाख एक्टिव यूजर है इसमें जो है। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी हैज बीन इंटीग्रेटेड विथ उमंग ऐप। तो एक उमंग ऐप थी गवर्नमेंट की है, उसके साथ में इसको इंटीग्रेट किया है। एंड NDIL नेशनल डिजिटल, ये इसका पोर्टल नेम है या मोबाइल ऐप है। अनाउंसमेंट ऑफ जल जीवन मिशन, तो जल जीवन मिशन करके एक अनाउंस किया था। द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी during his 73rd Independence Day speech announced that the government will launch a Jal Jeevan mission to bring the pipe water to the household। तो गवर्नमेंट टू ब्रिंग क्यों किया गया था? पाइप वाटर टू द हाउसहोल्ड, मतलब आपके घरों तक के पानी पहुंचाने के लिए। इट सीक्स टू कन्वर्ज विथ अदर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट स्कीम टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव ऑफ सस्टेनेबल वाटर सप्लाई मैनेजमेंट अक्रॉस इंडिया। नीट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लर्निंग सिस्टम। तो नीट क्या है? तो नीट का पूरा नाम है नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी करके है इसका पूरा नाम है। ठीक, अंडर विच द टेक्नोलॉजी विल बी यूज फॉर बेटर लर्निंग आउटकम्स इन हायर एजुकेशन। द ऑब्जेक्टिव इज टू यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू मेक लर्निंग मोर पर्सनलाइज्ड एंड कस्टमाइज। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के जो स्कीम पहुँचे, तो ज़्यादा से ज़्यादा पर्सनलाइज्ड और कस्टमाइज्ड लर्निंग के लिए है। मेक लर्निंग मोर पर्सनलाइज्ड एंड कस्टमाइज। ठीक है, हायर एजुकेशन के लिए बनाया गया है ये, भाई ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, as per the requirement of the learner, this required development of technologies in the aptitude learning to address the diversity of learners। तो बहुत सारे अलग अलग तरह के लोग जो है वो सीख सके, इसीलिए नीट को इन्होंने लाया था। ए पार्ट फ्रॉम द अबाउ स्कीम, द गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च द फॉलोइंग स्कीम। पार्शियल गारंटी स्कीम लॉन्च की है, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम लॉन्च की है, एंड पॉलिसी रिफॉर्म फॉर स्टार्टअप्स लॉन्च किया गया है। अब गवर्नेंस एंड एथिक्स है,
तो वर्ल्ड यूथ कॉन्फ्रेंस फॉर काइंडनेस करके एक ऑर्गेनाइज किया गया था। ये PIO कार्ड टू कंटिन्यू एज अ वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट अप टू मार्च 2019। फिर कैबिनेट अप्रूव द प्रोमulgation ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स ऑर्डिनेंस 2019। फॉरएवर 21 bankruptcy, follow global standard of governance for global economic order, और Reliance Capital will no longer be any leading business। तो ये अलग अलग जो है गवर्नेंस एंड एथिक्स पे ये अलग अलग चीज़ें मार्केट में उस समय चल रही थी, इसको देखते हैं। वर्ल्ड यूथ कांग्रेस फॉर काइंडनेस है, तो वर्ल्ड यूथ कांग्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई थी। अब ये जो कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई थी तो इम्पार्ट किन चीज़ों को हमारे और आप में बढ़ावे के लिए बनाई गई थी, इन ऑर्डर टू इम्पार्ट द क्रिटिकल कॉम्पिटेंसीज, दैट इज एम्पैथी, कंपैशन, माइंडफुलनेस एंड क्रिटिकल इंक्वायरी, इसके लिए इसको बनाया गया था। ठीक, इन ग्लोबल यूथ टू इंस्पायर, empower, enable them to transfer themselves and build long lasting peace in their communities। यूनेस्को MGIEP organized the first ever youth conference and the kindness in New Delhi, India on the theme वसुदेव कुटुंबकम। वसुदेव कुटुंबकम बहुत सुंदर वर्ड है, इसका मतलब होता है कि पूरी दुनिया हमारा एक घर है, सब हमारे हैं और किसी को भी कोई भी जरूरत आएंगी तो वो हमारे यहाँ पे वेलकम है। गांधी फॉर द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, सेलिब्रेटिंग द 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी जी। दिस कॉन्फ्रेंस वॉज ऑर्गेनाइज विद द एम टू इम्पार्ट द क्रिटिकल कॉम्पिटेंसीज, मतलब ये जो कॉन्फ्रेंस है वर्ल्ड यूथ कॉन्फ्रेंस फॉर काइंडनेस, ये इसीलिए की गई थी कि हम लोगों में, आप लोगों में, हम सब लोगों में एम्पैथी आए, कंपैशन आए, माइंडफुलनेस आए, क्रिटिकल इंक्वायरी आए। इसका मतलब है हम कुछ भी काम करें तो सजग रह के करें, अच्छे से करें, दिमाग से करें, एम्पैथी और कंपैशन से करें। इन अ ग्लोबल यूथ टू इंस्पायर एंड empower and enable them to transform themselves and build long lasting peace in their communities। Inspired by Mahatma Gandhi, the conference aimed to provide global youth and policy makers an innovative, engaging and inspiring platform to come together and strive to discover the groundbreaking pathway to achieve the United Nations Sustainable Development Goals, SDG बोलते हैं इसको। तो कल आपसे पूछ लिया कि SDG क्या है, तो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बोला जाता है इसको। ठीक, PIO card to continue as a valid travel document, मार्च 2020 का बोला है। तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन ऐसा बोला है, कार्ड along with a valid foreign passport will be considered for exit और entry into India। मतलब अगर आपके पास में वीजा नहीं है मगर आप भारत में ही, भारत के ही हो, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है और आपके पास में पासपोर्ट है, फॉरेन पासपोर्ट है, अमेरिका का पासपोर्ट है, तो भी आप भारत में आ जा सकते हो। 31 मार्च 2020 तक के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया had earlier advised all PIO card holder to convert their card to overseas citizenship of India। तो उन्होंने उनको बोला था गवर्नमेंट ने कि आप ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया में कन्वर्ट करा लो बाय 30 सितंबर 2019। अब भाई होता है बहुत सारे लोगों ने नहीं किया होगा मगर अब आना है तो अपन ने उनको परमिशन दे दिया। कैबिनेट अप्रूव प्रोमulgation ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स ऑर्डिनेंस 2019। तो एक इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट टाइप की भी कुछ आती है, लोग पीते हैं उसको, तो ये जो है इसको भी गवर्नमेंट ने रेगुलराइज किया है। यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर हैज अप्रूव्ड द प्रोमulgation ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स, मतलब उसके जो प्रोहिबिशन को है उसको बढ़ावा दिया है। सिगरेट्स प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज एंड एडवर्टाइजमेंट ऑर्डिनेंस 2000। The decision is being seen as a major health and wellness initiative for the country। Any manufacturing, production, import, export, transport, distribution or advertisement including online advertisement, sale including online sale of e-cigarette shall be a cognizable offense। मतलब गवर्नमेंट ने बोला है
कि अगर आपने किसी भी तरह से इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट का प्रोडक्शन, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज वगैरह किया तो हम आपको जेल में डालेंगे। ठीक है। और कितने रुपए तक का? 1 ईयर तक का उनको बोला है कि जेल हो सकती है, और 1 लाख रुपए तक का फाइन, या दोनों चीजें इसमें करवाई जा सकती है। तो ये जो कैबिनेट है, कैबिनेट ने इसको बोला है कि किसी भी तरह की इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स का इंडिया में ना ही प्रोडक्शन होगा, मैन्युफैक्चर होगा, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज एंड एडवर्टाइजमेंट नहीं होगा, इंक्लूडिंग द ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट। ऑर्डिनेंस 2019 के तहत आया है ये। हाँ, ठीक। और फॉर द फर्स्ट ऑफेंस, और अगर आपने और बाद में किया है किसी ने, तो 3 साल तक की जेल और 5 लाख रुपए तक का फाइन हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं। और अगर पैसा नहीं भरा तो फिर 6 महीने की और हो सकती है, 50,000 रुपए फाइन और हो सकता है। फॉर एवर 21 बैंक्रप्सी, लो प्राइस फैशन चेन फॉर एवर 21, ए वन टाइम हॉट डेस्टिनेशन फॉर टीन शॉपर्स। मतलब एक ये फॉर एवर 21 नाम की एक फैशन चेन हुआ करती थी, जहाँ पे बहुत सारे बच्चे और लोग और छोटे बच्चे जाते थे खरीदारी करने के लिए। हाँ, that fell victim to its own rapid expansion and changing the consumer taste, has filed for chapter 11 bankruptcy protection। और उन्होंने जो है बैंक्रप्सी के लिए, दिवालियापन के लिए फाइल किया है कि भाई हम अपने बिजनेस को प्रॉपर कैरी नहीं कर पाए और वी वांट टू वाइंड अप। The privately held company based in Los Angeles will close to 178 stores। इसका मतलब है Forever 21 नाम की जो कंपनी है, जो कि एक फैशन ब्रांड है, उसके अराउंड 178 स्टोर्स है। कहाँ पे है? लॉस एंजलिस में है। ठीक। द कंपनी वंस हैड मोर देन 800 स्टोर्स इन 57 कंट्रीज। तो इसके पहले इसके और भी स्टोर थे, 800 स्टोर थे 57 कंट्रीज में। द कंपनी वुड नाउ focus on maximizing the value of its US store and shutter certain international location। और कंपनी अभी ये सोच रही है कि वो अपने यूएस के जो स्टोर्स है उन पे फोकस करेंगे और बाकी के जो स्टोर है उनको बंद करेंगे। फॉलो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स ऑफ गवर्नेंस फॉर ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर। Aditya Birla Group Chairman Kumar Mangalam Birla said that with the changing times, the core business's philosophy is rapidly moving away from the shareholder capitalism to stakeholder capitalism, which includes investor, customer, employees, and value chain partners. Indian corporate need to hold themselves accountable to global standards of governance if India wishes to reshape the global economic order। He further said that the increasingly all the stakeholders are demanding at a higher value। तो इन्होंने बोला है कि एक ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर में एक ग्लोबल स्टैंडर्ड्स आ रहे हैं, बाहर जो चल रहा है वो भी हम लोग भी हमारे यहाँ पे करना चाहते हैं। तो आदित्य बिरला ग्रुप, जो कि कुमार मंगलम बिरला ग्रुप की कंपनी है, उन्होंने बोला है कि हम लोग भी उसी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना चाहेंगे और हम लोग भी हमारे जो कस्टमर है, हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे पार्टनर्स हैं, उनके साथ में थोड़ा अच्छे से रहना चाहेंगे। एंड इफ इंडिया reshape the global economic order, he further said that the increasingly all stakeholders are demanding a higher value order, accountability, and additionally the business will have to earn their license to operate in society as a whole। as the ease of doing business improves, the way of doing the business needs to change। मतलब जैसे जैसे बिजनेस बढ़ेगा वैसे वैसे हमको हमारी जो बिजनेस की जरूरतें हैं उनको बदलना पड़ेगा। If we want to make our mark in the world, we have to prepare for the world to leave its mark on us। मतलब अगर हम दुनिया पे मार्क छोड़ना चाहते हैं तो हमको भी कुछ बेटर करना पड़ेगा इस बारे में। रिलायंस कैपिटल विल नो लॉन्गर इन एनी लेंडिंग बिजनेस, अनिल अंबानी। तो अनिल अंबानी ने बोला है कि भाई वो आने वाले अब समय में रिलायंस कैपिटल किसी भी तरीके का कोई भी उधार देने वाला धंधा नहीं करेंगे। पैसा भी होना, उधार देने के लिए पैसा नहीं रहेगा तो कहाँ से करेंगे भाई, है ना। अनिल अंबानी रन रिलायंस कैपिटल विच हैज अ क्रेडिट एज वेल एज इंश्योरेंस एंड म्यूचुअल फंड वर्टिकल्स, हैड डिसाइडेड टू शटर इट्स 2 lending arm by December
2019, तो दिसंबर 2019 में उन्होंने इसको बंद करने का फैसला लिया। द कंपनी रिलायंस कैपिटल हैज टू क्रेडिट वर्टिकल, रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस, तो ये कमर्शियल फाइनेंस में ऑपरेट करते थे, रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस, एंड रिलायंस होम फाइनेंस विद अ क्यूमुलेटिव एसेट ऑफ 25,000 करोड़, तो 25,000 की दोनों की क्यूमुलेटिव एसेट्स थी। कितना बड़ा बिजनेस अंपायर है, नहीं? Cumulative. This is the second major business that Anil Ambani-led group is existing from its once flagship Reliance Communications shuttered 2 years ago and is now under the bankruptcy process. Its defense business Reliance Naval is also under severe financial stress. तो उनका जो डिफेंस का बिजनेस है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा है। सैम्पल क्वेश्चन है, आप देखेंगे सैम्पल क्वेश्चन वैसे ही है, जो डार्क पोर्शन है वो हमारा आंसर है, जैसे ये यहाँ पे, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। अखिलेश दास गुप्ता, द फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर, हैज़ पास्ड अवे, ही वॉज एसोसिएटेड विथ विच पॉलिटिकल पार्टी, तो ये फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर हुआ करते थे, अखिलेश दास गुप्ता जो थे वो कौन सी पार्टी से थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC से थे, कांग्रेस से थे सिंपल भाषा में। Which fast fashion retailer has filed for bankruptcy? अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, Forever 21 ने bankruptcy के लिए फाइल किया है। Which has taken all over as the new IAF chief, एयर मार्शल RKS भदूरिया ने जो है एयर मार्शल चीफ के तौर पे लिया है, अपने आप को एयर मार्शल चीफ बने। हु वॉज अपॉइंटेड एज द MD एंड द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ फेडरल बैंक, तो किसको अपॉइंट किया गया था? मैनेजिंग डायरेक्टर MD एंड CEO ऑफ फेडरल बैंक, तो फेडरल बैंक के तो श्याम श्रीनिवासन को अपॉइंट किया गया था। किनको? श्याम श्रीनिवासन को। Which committee has been constituted by Union government to oversee the bifurcation of Jammu and Kashmir into Union territories? संजय मित्रा कमेटी जो है उनको फॉर्म्ड किया गया था, 3 मेंबर कमेटी थी, अभी बीच में पढ़ा था अपन ने, है ना। Recently, Anshula Kant has appointed MD and CFO of World Bank Group after resigning from the post of MD of which of the following bank? State Bank of India में ये पहले मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट पे थे, कौन थे? अंशुला कांत थे, और इनको MD और CFO बनाया गया है वर्ल्ड बैंक ग्रुप में, ठीक है। इसके पहले ये कहाँ थे? SBI में थे। विच इज द प्रेजेंट कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, तो प्रेजेंट कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के बारे में बात हो रही है। कौन है भाई? ये श्रीमती निर्मला सीतारमन जी है, जो कि फिनेंस मिनिस्टर है हमारे भारत की भी। व्हाट वाज द लास्ट पोजीशन सर्व बाय अरुण जेटली? अरुण जेटली तो फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पे थे, नहीं, बिफोर टेकिंग रिटायरमेंट फ्रॉम हिज पॉलिटिकल कैरियर साइटिंग हिज इलनेस इशू, फाइनेंस मिनिस्टर थे अरुण जेटली। नेम द न्यू एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस स्कीम ECIS launched by Export Credit Guarantee Corporation ECGC to ease the lending of loan to exporter. निर्विक नाम है इसका, निर्यात ऋण विकास योजना, ठीक। And name of the monthly pension scheme launched by the Prime Minister Narendra Modi for small and marginal farmers between age to 18 to 40, फायदा मिलेगा 60 में, झारखंड on September 12, 2019 किसान मानधन योजना के तौर पे ऑर्गेनाइज किया था, है ना, ठीक। तो ये 10 पॉइंट हो गए हमारे, इसके 10 MCQ हो गए अभी जो है। अब हमारा 4th लेसन चालू होता है, जो आपको एक नेक्स्ट वीडियो में इसके मिलेगा, लीगल एंड अदर अफेयर्स करके बोला जाता है, ठीक। तो इसमें 4th लेसन अभी हम लोग